चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। टू chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at a point P outside the circle. If AB is equal to 7 cm, BP is equal to 4.2 cm and PD is equal to 2.8 cm, then the length of CD is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD को इस तरह बढ़ाई जाती हैं कि ये वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BP बराबर 4.2 सेंटीमीटर और CD बराबर PD बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है कि CD की लंबाई क्या है। तो चलिए समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक वृत्त है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक वृत्त की। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा AB है और एक जीवा CD है। ये आपकी क्या हो गई, एक जीवा AB हो गई और ये जीवा क्या हो गई, CD हो गई। अब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इनको आगे तक बढ़ाया जाता है। AB को और CD को जब हम आगे तक बढ़ाते हैं तो ये बिंदु P पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, बिंदु P पर काटते हैं या एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती है। अब इन्होंने बोला है कि आपको AB बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए तो देख लेते हैं। AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपको कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। इसके बाद आपको BP दिया है। BP की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये BP कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 4.2 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके बाद बात करें हमें क्या दिया है तो PD दिया है, यानी कि PD कितना है तो PD यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी है ये 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको CD की लेंथ बतानी है कि ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपको बतानी है। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वृत्त की दो जीवाओं को बाहर की तरफ बढ़ाया जाता है और वो एक दूसरे को किसी बिंदु P पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं, तो उस केस में PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। इस केस में क्या होता है, PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब दो वृत्त की जीवाओं को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और वो एक दूसरे को किसी बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब उस बाह्य बिंदु से पहले बिंदु जीवा के पहले बिंदु की दूरी और दूसरे बिंदु की दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम इसी प्रकार दूसरी जीवा के पहले बिंदु के दूरी उस बिंदु से P की दूरी और दूसरे बिंदु से उस बिंदु P की दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि प्रोडक्ट होता है, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। ठीक है। अब देखिए PA की अगर हम बात करें तो PA कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर PA निकालना कौन सी बड़ी बात है। PA आपका हो जाएगा AB प्लस BP। AB प्लस BP क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। BP आपको दिया है, AB आपको दिया है, तो PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर PA आपका हो जाएगा 7 ये 4.2 तो 11.2 सेंटीमीटर। आपने क्या निकाल लिया, PA निकाल लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, PC चाहिए। तो PC कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर PC निकालने के लिए आप CD प्लस क्या कर दीजिए, DP कर दीजिए। CD प्लस DP कर दीजिए या PD जिसको लिखा है मैंने, तो आपके पास CD की वैल्यू है कितनी, तो आपने x मानी है। DP कितना दिया है, तो 2.8 दिया है, तो आपके पास PC भी आ गया और बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे PA की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर PA की वैल्यू हमने निकाली 11.2। PB की वैल्यू कितनी है, तो PB आपको दिया है, देखिए PB या PP जिसको बोले हैं वो आपको कितना दिया है, 4.2। इसके बाद हम PC की अगर बात करें बेटा तो PC कितना है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 2.8। PD की अगर बात करें, PD या DP की बात, तो ये आपको कितना दिया, 2.8।
अब कैलकुलेशन का काम है केवल, तो देखिए कैलकुलेशन में आप पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो ये 42 हो जाएगा और ये 28, तो 7 से ये 4 बार कट जाएगा, 7 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 11.2 से, तो देखिए 3 दूनी 6 और 11 दिया 33, तो ये आपका हो जाएगा 33.6 और बराबर में क्या चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 2x यानी कि 2x प्लस 28 यानी कि 5.6। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको 33.6 में से माइनस क्या करना है, 5.6 माइनस करना है। देखिए 6 से तो 6 माइनस हो गए, 33 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर 28 बचेगा। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका आंसर 14 सेंटीमीटर। तो यही तो हमने भाई माना था, x ही तो हमने माना था, इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे CD की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। आई होप बात क्लियर है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये cylindrical vessel of radius 30 cm and height 42 cm is full of water. Its contents are emptied into a rectangular tube of length 75 cm and breadth 44 cm. The height in centimeter to which the water rises in the tube is, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है 22/7। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है, तो टब में पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है। मान ले कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक बेलनाकार पात्र है, तो ये बेलन के आकार का एक पात्र हो गया, इसमें पानी किसी स्तर तक भरा हुआ है, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर इसमें ये पानी भरा हुआ है, अब इसके पानी को हमें किस में डालना है, एक घनाकार ट्यूब में, यानी कि आयताकार मतलब घनाकार, घन के आकार का एक टब है, उस टब में डालना है। ये घन के आकार का क्या है, एक टब है, इस टब में इस पानी को उड़ेलना है वापस, ठीक है। अब क्या क्या आपको दिया है मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तो ये बोलेंगे देखो सबसे पहले तो आपको दिया है त्रिज्या, ये जो ट्यूब है यानी कि पहले वाला जो बेलनाकार टब जो क्या था आपका, पहले त्रिज्या सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन था। ये जो बेलनाकार बर्तन था, इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको कितनी दी है, तो ये आपको 30 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और इसमें जो ऊंचाई का स्तर है, और ऊंचाई कितनी, 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार टब है जो पानी से पूरा भरा है। अच्छा ये पूरा भरा है, पहली चीज तो ये समझते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी है 42 सेंटीमीटर। ये आपको कितनी दी है, ऊंचाई आपको दी है 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपके पास 42 सेंटीमीटर है और एक पानी से पूरा भरा है, अपने को आधा भरा है, लेकिन ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कहाँ तक पूरा फिल है, ऊपर तक फिल है, ठीक है, ये ऊपर तक पूरा फिल है, पूरा भरा हुआ है। अब इसके इस पानी को क्या करना है, आपको इस पूरे पानी को इस टब में डालना है, जो कि कैसा है, घन के आकार का है, और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी है और पूछ रहे हैं इसका स्तर किस ऊंचाई तक जाएगा, किस ऊंचाई तक इसमें पानी भरेगा। तो आप ये चीज समझिएगा कि आपको क्या क्या दिया है। इसकी लंबाई दी है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है, अगर हम चौड़ाई की बात करें चौड़ाई दी है 44 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं कि पानी का लेवल किस ऊंचाई तक आएगा, ये ऊंचाई आपको बतानी, मान लीजिए पानी यहाँ तक भर गया, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि पानी इस ऊंचाई के लेवल तक भर गया, ये उस ऊंचाई तक लेवल तक भर गया। अगर पानी इस ऊंचाई के लेवल तक भर गया तो आपको बताना है कि जो ऊंचाई का लेवल है वो कितना है। तो आप एक चीज बताइए, जो पानी इसमें था वही पानी इसमें जा रहा है, पानी भरता किसमें, आयतन में। तो हम ये कह सकते हैं कि बेलन का आयतन
घन के आयतन के उस आयतन के बराबर होगा जहां तक यानी कि जिस ऊंचाई तक पानी भरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेलन में जो भरा हुआ पानी है उस पानी का आयतन, इस पानी को वापस इसमें डाल रहे तो जो घन में घनाकार टब है उस पानी में जब घनाकार टब में जब पानी डाल रहे तो जिस ऊंचाई तक वो पानी जाएगा उस ऊंचाई तक जो आयतन बनेगा उस आयतन के बराबर होगा। तो हमने बोला कि भाई जो पानी का स्तर है मान के चलिए h ऊंचाई तक जाता है। कितनी ऊंचाई तक जाता है? h ऊंचाई तक। ये मान के चलिए यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है। h ऊंचाई तक अगर पानी जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि बेलनाकार जो क्या था आपका बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ था उस पानी का आयतन इस पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेलन या बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन ये बराबर किसका होगा? ये बराबर होगा आयताकार टब में भरे पानी का आयतन, यानी कि दोनों जगह पानी का आयतन समान है। पानी का आयतन। ठीक है, अब आप देखिए बेलनाकार टब में भरा पानी, अब यहाँ तो पानी पूरा कहाँ तक भरा है? जितनी इसको चाहिए 42 सेंटीमीटर, पूरी 42 सेंटीमीटर तक भरा है। तो बेलन के आयतन की अगर हम बात करें तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पाई r² h। ठीक है, और यहाँ पर हम घनाकार टब की बात करें जिसमें पानी को भरा जा रहा है, तो किस ऊंचाई तक भरा जा रहा है? जिस ऊंचाई तक भरा जा रहा है उसी ऊंचाई तक पानी का आयतन काउंट होगा। तो ये होगा आपका लंबाई, यानी कि LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई की वैल्यू है आपकी 22/7, r की वैल्यू आपकी कितनी है? 30, तो 30 का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 42। l की वैल्यू की हम बात करें तो कितना है? तो आप कहेंगे सर 75। b की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 44। h को आपको निकालना है कि किस ऊंचाई तक पानी का स्तर जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हैं। 7 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 6 बार कैंसिल, जब 22 से 44 2 बार कैंसिल, 2 से ये 6 3 बार कैंसिल। ठीक है, हो जाएगा 900 इंटू 3 और बटे में क्या आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75 बराबर में कितना? h। 15 से कट जाएगा, 15 बना 75, 15 छक्का 90 और 5 से कट जाएगा कितने बार? 12 बार। तो 12 दिया कितना? 36। तो h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी जो है एक आयताकार टब में भर जाएगा। एक आयताकार बोले या इस आयताकार टब में भर जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन बी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? भाई बर्तन क्या था? बेलनाकार था और उसके पानी को आप किसमें डालना है? आयताकार टब में डालना है और बताना है कि किस ऊंचाई तक पानी भरेगा। तो बस आपको इतनी सी बात समझनी है। अब वो तो बेलनाकार बर्तन तो पूरा भरा हुआ है, तो उस पूरे बर्तन का आयतन जो है पानी का आयतन वो इसमें डाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई तो आपको दी है, लेकिन पूछ रहे हैं किस ऊंचाई तक भरेगा, यानी कि ये वाला बर्तन इस बर्तन से बड़ा है क्योंकि इसका पूरा पानी इसमें समाहित होकर जा रहा है, फिर भी ये कुछ इस स्तर तक खाली रह गया। तो हमने बोला कि h ऊंचाई तक ये भर जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई आयतन होता है, तो ये पानी का आयतन, और ये पाई r स्क्वायर h में ये क्या होता है? पानी का आयतन। तो ये दोनों पानी के आयतन कैसे बराबर है? बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि डालते समय 10% पानी फेल गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि पूरा पानी इसका इसमें चला जाता है। क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहे हैं? The average weight of some student in a class was 58.4 kilogram. When 5 students having the average weight 62.8 kilogram joined the class, the average weight of all students in the class increased by 0.55 kg. The number of students initially in the class was, बोले भाई एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत
58.4 किलोग्राम था। मतलब कुछ छात्र थे वो हमें नहीं पता है, लेकिन उनका औसत वजन कितना दिया, 58.4 kg दिया हुआ है। जब 62.8 kg यानी कि किलोग्राम औसत वजन वाले अन्य 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, आपको बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि भाई प्रारंभ में छात्रों की संख्या x थी, हमें नहीं पता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे, तो हमने माना x, ठीक है। और उनका औसत वजन भी कितना था, तो अगर हम बात करें कि उनका एवरेज वेट कितना था, तो अगर हम एवरेज वेट की बात करें तो उनका एवरेज वेट कितना था, तो आप कहेंगे सर 58.4 kg, 58.4 kg था। 5 छात्र आ गए, यानी कि x से अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया। 5 छात्र आ गए और जो औसत है, अच्छा जो 5 छात्र आए हैं उनमें से हर एक का वजन कितना है, तो अगर हम बात करें 5 स्टूडेंट जो आए हैं, 5 स्टूडेंट्स जो आए हैं उनका औसत वजन कितना है 5 स्टूडेंट्स का, तो उनके औसत वजन की यानी कि एवरेज वेट की अगर बात करें तो उनका एवरेज वेट कितना है, तो उनका एवरेज वेट आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 62.8 kg। ये दिया है औसत वजन किसका, जो 5 छात्र आए उनका औसत वजन। अब इनके आने से सभी का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाता है आपका यहाँ से 0.55 kg औसत वजन बढ़ जाता है 5 छात्रों के आने से। ठीक, ये बात क्लियर। अब आप बताइए पहले तो कि पहले वजन था 58.4 किलोग्राम औसत वजन x छात्रों का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x में से हर एक छात्र का वजन पहले 58.4 किलोग्राम था, क्योंकि औसत क्या करता है, हर एक की वैल्यू को इक्वेट कर देता है, बराबर कर देता है। तो अगर x स्टूडेंट ने, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि पहले स्टूडेंट का वजन भी 58.4 किलोग्राम था, दूसरे स्टूडेंट का वजन भी 58.4 किलोग्राम था, तीसरे स्टूडेंट का वजन भी 58.4 किलोग्राम था। तो x तक सभी स्टूडेंटों का वजन 58.4 किलोग्राम था। अब 62.4 किलोग्राम के वजन वाले 5 स्टूडेंट आ गए, यानी कि हर एक का वजन 62.8 किलोग्राम के आ गए। तो जो 5 स्टूडेंट है इनमें से हर एक का वजन कितना है, 62.8 किलोग्राम। तो अगर हम आपसे बोले कि ये 58.4 किलोग्राम से कितना किलोग्राम ज़्यादा लेकर आया है हर एक स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 62.8 में से 58 पॉइंट कितना घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। तो यहाँ पर 4 आएगा, ये 0, 12 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 4, यानी कि 4.4 kg हर एक स्टूडेंट ज़्यादा लेकर आएगा। तो कितने स्टूडेंट आए हैं, तो आप कहेंगे सर 5 स्टूडेंट आए हैं। तो टोटल ये कितना ज़्यादा लेकर आए हैं, तो 5 चौको 20 की 0, हासिल में 2, 5 चौको 20 और 2 22, दशमलव लगा देंगे, यानी कि आप कहेंगे कि टोटल 22 किलोग्राम ज़्यादा लेकर आए हैं। अभी 22 किलोग्राम ज़्यादा लेकर आए हैं और जो x स्टूडेंट थे x से कितने हो गए, x प्लस 5 हो गए, तो औसत कितना बढ़ गया, 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट का वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब जो x प्लस 5 स्टूडेंट हैं उनमें से हर एक का वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया, क्योंकि ये जो 5 स्टूडेंट आए थे ये 22 किलोग्राम ज़्यादा लेकर आए। तो हर एक में अगर 0.55 किलोग्राम की वृद्धि हो रही और कुल कितना ज़्यादा आया था, 22 किलोग्राम ज़्यादा आया था। तो अगर हम इस 22 किलोग्राम को 0.55 किलोग्राम से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अभी कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नाउ एट प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि अभी कितने स्टूडेंट हैं। तो अभी स्टूडेंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी छात्रों की संख्या। अभी छात्रों की वर्ष संख्या कितनी है, अभी छात्रों की संख्या कितनी है। तो अगर हमें अभी छात्रों की संख्या निकालनी है कि अभी छात्रों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 22 किलोग्राम टोटल ज़्यादा लेकर आए हैं और हर एक के वजन में 0.55 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर तो 0 जाएंगे, भाई ये करेंगे, कटेगा 11 से
तो आप कहेंगे सर ये 11 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 5 बार कट गया, 11 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 5 चौको 20 यानी कि 40। तो अभी छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। अभी छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? प्रारंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए अभी नए छात्र कितने आए हैं? 5 आए हैं। तो अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा? प्रारंभ में यानी कि इनिशियली प्रारंभ में छात्रों की संख्या, प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 40 में से क्या माइनस कर दीजिए? 5, क्योंकि अभी 5 नए आए हैं। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या 35 थी, तो किस ऑप्शन में दिया है भाई? 35, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 18 के बाद 19 आना चाहिए, तो भाई 20 आ गया कैसे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी नंबरिंग की गलती है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यहाँ दिया है 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and the rest at 20% loss. If the total profit of 138.50 is earned on the whole transaction, then the value in rupees of the goods is, मतलब whole value क्या है आपकी, पूरे गुड्स की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। इसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कितना भाई, यहाँ पर बात करें 138.50 रुपए का कुल लाभ होता है, तो माल का मूल्य बताना है आपको कितना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डेटा पकड़ना है। इन्होंने बोला 1/3 25% भाग, ठीक, और शेष भाग, तो शेष को अब निकालने की कैसे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 3 पार्ट में आपने इसको डिवाइड करके बेचा। पहले तो 1/3 भाग बेचा यानी कि 1/3। तो अगर हम बात करें कि पूरा जो होल माल था वो कुछ भी था, ठीक है, उसका आपने क्या किया? 1/3 यानी कि 1/3 किया। सेकंड में आपने कितना किया? 25%, और 25% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 1/4 यानी कि 1/4। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमेनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1/3 और 1/4 जो भाग है इसमें 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल आपका क्या निकल आएगा? वो मान निकल आएगा कि कितना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12, यानी कि टोटल मान हमने माना कि 1200 रुपए का था। 2 जीरो इसलिए लगा दीजिए क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि 15% का लाभ पर बेच रहे हैं, तो परसेंटेज में जब बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? 2 जीरो और लगा देना। तो हमने बोला कि पूरा माल हमने 1200 रुपए का लिया। अब 1/3 की अगर बात करें तो 1200 का 1/3 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 400। 400 के माल पर आपने कितने परसेंट लाभ पर बेचा? तो 15% के लाभ पर बेचा। तो 400 का आप क्या निकाल दीजिए? 15%। परसेंट से आप जानते हैं तो जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो 15 चौको 60। तो यहाँ पर आपको कितने का लाभ हो गया? 60 रुपए का लाभ हो गया 1/3 माल पर, ठीक। अब हम दूसरे की बात करते हैं 1/4। तो 1/4 मतलब होता है 300 रुपए का माल। अब इस 300 रुपए के माल पर आपने कितना? 20% का लाभ कमाया, तो अब आप क्या कर दीजिए? इसका 20% निकाल दीजिए। आप इसका 20% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और 3 दूनी 6 यानी कि 60। तो 60 रुपए का लाभ आपको उधर हुआ, ठीक है। अब बात हो रही है शेष माल की। अब बात हो रही है किसकी? शेष माल की। तो देखिए आपने 60 रुपए का लाभ यहाँ कमा लिया, 60 रुपए का लाभ यहाँ कमा लिया। अब शेष माल कितना बचा? तो देखिए 400 और 300, 700 रुपए का माल आप जो लेकर आए थे वो तो आप बेच चुके हैं। अब बचा आपके पास कितना शेष? तो आप 700 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास शेष कितने रुपए का माल बचा? तो आपके पास 500 रुपए का माल बचा शेष। अब इस शेष भाग को यानी कि 500 रुपए का जो आपके पास भाग बचा उसको आपने 20% की हानि पर बेचा, तो इसका आप क्या कर देंगे? 20% निकाल देंगे। 20% से 2 जीरो कैंसिल, 20 500 यानी कि 100 रुपए की क्या हुई? आपको हानि हुई। अब 100 रुपए की आपको क्या हुई? हानि हुई। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? यदि पूरे लेन देन में 138 रुपए का लाभ हो, तो अब
आप देखिए कि यहाँ आपको 60 का लाभ हुआ, यहाँ 60 का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 120 का। और हानि कितने की हुई? 100 की। तो अब अगर आप इसमें से 100 की हानि माइनस कर देंगे तो आपको फाइनली कितने का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे सर 20 रुपए का लाभ हुआ। फाइनली पूरे लेन देन में आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि पूरे लेन देन में 138.50 रुपए का लाभ हुआ। ये 20 यूनिट की वैल्यू 138.50 के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमने पूरे माल के मूल्य को क्या माना था? 1200 यूनिट माना। तो हमें 1200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। तो दोनों तरफ आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो ये होगा आपका 1200 रुपए का मान। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 0 हासिल में 3, 6 48, 3 3 हासिल में 5, 6 18, 5 23, 3 हासिल में 2, 6 कम 6 2 8। ठीक है, ये आपका 8 आ गया। 2 जीरो यहाँ पर लगेंगे, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, दशमलव लग जाएगा, तो आपका ये आएगा 8310 रुपए। यानी कि टोटल मान की कीमत थी तो 8310 रुपए थी। 8310 रुपए किस ऑप्शन में दिया आपको? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? काफी आसान है। इस तरीके से आपको बताया, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को यदि करते हैं तो आपका काफी समय बचेगा एग्जाम में। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।